दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं ये है आपका यूपीएचईएससी सहायक प्रोफेसर परीक्षा जो 2026 में हुई है 18 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में द्वितीय पाली में। इस परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट के जो सभी 70 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 70 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। साथ ही साथ 30 प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, यानी कि टोटल अगर आप हिंदी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिए हैं तो उसमें 100 प्रश्न पूछा गया है, 70 नंबर आपका सब्जेक्ट का दिया गया है और 30 नंबर जीएस का था जो सबको करना था। तो हम इस कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के भी शामिल हैं और 70 प्रश्न आपके हिंदी के शामिल हैं। तो ये परीक्षा 18 अप्रैल 2026 को हुई है सेकंड शिफ्ट में द्वितीय पाली में। इसमें सभी 100 प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका ऑफिशियल आंसर की भी यूपीएचईएससी डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सारा आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाते हुए विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से आपको हल करके बताते हुए चलूंगा। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों बारीकी से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए व्याख्यात्मक तरीके से हल करके चलेंगे। तो ये पूरा आपका सॉल्यूशन वीडियो है, न कि केवल आंसर की का वीडियो है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये आंसर की का वीडियो नहीं है, ये व्याख्यात्मक सॉल्यूशन का वीडियो है। यानी कि पूरे एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से सॉल्व करते हुए समझेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्यों सही हुआ था, आयोग ने आंसर क्यों सही माना है। तो दोस्तों ये चलिए हल करते हैं। और एक निवेदन आप सभी से और मैं करूंगा कि इसका जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है वो मैंने अपने यूट्यूब के पोस्ट में भी डाला था, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। मैंने रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था, आप सभी से आग्रह किया था कि जो भी हमारे सहयोगी, हमारे स्टूडेंट, हमारे दोस्त अगर परीक्षा दिए हैं तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो मुझे ईमेल कर दीजिए मेरे मेल आईडी पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी भाई ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मुझे शेयर नहीं किया। तो मैं कहीं से अरेंज किया हूं ये पेपर, लेकिन चूंकि पेपर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं मिला है, इस वजह से मुझे जो पेपर मिला था वो पेपर बहुत स्पष्ट नहीं था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं पेपर कैसा था। तो दोस्तों कुछ पेपर हमको मिला भी, बहुत लेट में पेपर मिला, तो कुछ ऐसा पेपर मिला था जो बहुत धुंधला था जिसको मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन को क्या किया है, मैंने टाइप कर लिया है। इन सारे क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, यहाँ पे टाइप कर लिया है। ये हिंदी का जो इतना पेपर था, क्वेश्चन था, वो सारे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है और टाइप करके मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे आप लोगों ने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं किया, तो मुझे जहाँ से पेपर मिला वो बड़ा मैला कुचला पेपर था जिसमें साफ से अक्षर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैंने इसको टाइप करके यहाँ पे आपको दिया है और टाइप कर दिया हूँ क्वेश्चन, तो आपको और आसान हो जाएगा, चीजें अच्छी दिखाई देंगी और बेहतर तरीके से आपको पेपर को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका हिंदी में, हिंदी के जीएस वाले सेक्शन में, कि अजय बंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजय बंगा ने 2023 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया था। सेकंड है कि वे पहले मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। तो यहां इस प्रश्न में आपका सही और ऑफिशियल आंसर की में जो जवाब दिया गया है आयोग ने वो ऑप्शन नंबर सी माना है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे करेक्ट और राइट आंसर आयोग के द्वारा माना गया है। तो एक और दो दोनों आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा ने 2 जून 2023 को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार अपना ग्रहण किए थे। और इससे पहले 2010 से लेकर के 2020 तक वो मास्टर कार्ड जो आता है, एटीएम कार्ड का मास्टर कार्ड आता है, वीजा कार्ड आता है, तो उसमें मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में भी वो कार्य कर चुके हैं। इसलिए दोनों कथन जो है बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यहां पे ओजोन परत। क्यों सही होगा? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। और इसलिए 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका 3 नंबर पे कि काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में पुरुषों की
10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता था? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रांश पाटिल, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि फरवरी 2023 में, कब? फरवरी 2023 में मिस्र के काहिरा में, कहां पे हुआ था ये? मिस्र में हुआ था। मिस्र जो देश है वहां पे हुआ था। मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत के रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जर्मनी के खिलाड़ी को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रुद्रांश पाटिल आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की प्रकृति क्या है? तो UGC की प्रकृति क्या है? तो आधिकारिक उत्तर कुंजी में, ऑफिशियल आंसर की में बताया गया है वैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि UGC का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत संसद के द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से किया गया था। चूंकि यह एक अधिनियम यानी कि एक लॉ द्वारा स्थापित है, इसलिए यह एक वैधानिक यानी कि कानूनी निकाय है, न कि संवैधानिक जिसका उल्लेख सीधे संविधान में हो। तो ये क्या है? UGC क्या है? एक कानूनी निकाय है, न कि संवैधानिक। संवैधानिक यानी संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ये कानून बनाया गया है UGC का। ठीक है, चलिए आगे। 5वां क्वेश्चन है आपका, भारत में 2011-12 की आधिकारिक गरीबी के अनुमान के लिए उपयोग व्यय आधारित पद्धति किस समिति की सिफारिशों पर आधारित थी? तो यहां क्वेश्चन नंबर 5 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश तेंदुलकर समिति। अर्थात सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी मापने के लिए कैलोरी खपत के बजाय प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, मतलब कि पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको आधार बनाया था। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2011-12 में भारत में गरीबी का आंकड़ा 21.9% तय किया गया था। ठीक है, तो यहां जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इस पे कलर जो है वो मैच करेगा, वही मैं देख रहा हूं जो आपको समझ में आए कलर। हाँ, ये कलर सही दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, हाँ ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे 6 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि ICT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ICT पर अत्यधिक निर्भरता शैक्षिक वातावरण में प्रत्यक्ष संवाद को कम कर सकती है। दूसरा, ICT अवसंरचना के लिए निरंतर रखरखाव और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो 6 नंबर के प्रश्न में आपका ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना गया है। 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जैसे ऑनलाइन क्लास या मोबाइल पर निर्भरता बढ़ने से छात्रों और शिक्षकों के बीच आमने सामने फेस टू फेस का संवाद कम हो जाता है। तो इसलिए कथन 1 सत्य हो जाता है। और साथ ही कंप्यूटर सर्वर और सॉफ्टवेयर जैसी ICT अवसंरचना को लगातार अपडेट और मेंटेनेंस रखरखाव की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका कथन 2 भी सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही माना है ऑफिशियल आंसर की में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर पे कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो यहां लॉन्च किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी माना गया है, PSLV C57। अर्थात इसरो ने, किसने? ISRO, इसरो ने भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर, कब? 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु यानी कि L1 के पास स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 8वां क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ आपका 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी माना गया है, घाघरा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाएगा तो उत्तर क्या होगा? यमुना होगा।
लेकिन यहाँ जल प्रवाह यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर की दृष्टि से पूछा गया है, और पानी की मात्रा के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? घाघरा नदी है, और आयोग ने इसी को सही माना है। आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 उन खोजों के लिए दिया गया जो कोविड-19 टीकों में प्रयुक्त किस तकनीकी के विकास से संबंधित है। यहां 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, mRNA वैक्सीन। अर्थात 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया। उन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों की खोज की, जिससे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए टीकों जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना का विकास संभव हो पाया। तो mRNA आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 10 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया कि इंटरनेट पर डेटा के विश्वसनीय अंत से अंत संचरण के लिए त्रुटि जांच और पुनः प्रेषण सुनिश्चित करने वाला प्रमुख प्रोटोकॉल कौन सा है। तो यहां दोस्तों आपका 10 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों टीसीपी इंटरनेट का एक कोर प्रोटोकॉल है, और यह डेटा को छोटे फैक्ट्स में बांटता है, और यह सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना किसी एरर यानी त्रुटि के सही क्रम में प्राप्तकर्ता तक पहुंचे। अगर कोई पैकेट खो जाता है तो यह उसे दोबारा भेजता है यानी कि पुनः प्रेषण करता है। तो टीसीपी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर प्रश्न पूछा गया कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु और जल निकायों में प्रदूषकों का अत्यधिक उत्सर्जन। देखिए कारखानों और उद्योगों इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से निकलने वाले जहरीले रसायन, धुआं और बिना उपचारित कचरा सीधे नदियों और हवा में छोड़ा जाता है, जो पर्यावरण को नष्ट करने डिग्रेडेशन का सबसे मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो यहाँ जो मिलान किया गया था, इस मिलान में मैं आपको मिलान बता दे रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलान में जो प्रश्न दिया गया था उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। मतलब क्या है कि यहाँ पे काराकोरम श्रृंखला में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, काराकोरम जो श्रृंखला है ना, इसमें सबसे काराकोरम किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये K2 बोलते हैं इसको, काराकोरम को। गाडविन, मैं लिख दे रहा हूं आपको, स्पष्ट हो जाएगा। गाडविन आस्टीन, K2 गाडविन आस्टीन जो है ये काराकोरम में है। और इसके बाद से पीर पांजाल कहाँ है? पीर पांजाल का जो है वो आपका है लघु हिमालय। पीर पांजाल का जो सही मिलान होगा वो क्या होगा? लघु हिमालय से संबंधित है आपका पीर पांजाल। उसके बाद ये अरावली किससे संबंधित है? तो अरावली आपका हो जाएगा, अरावली भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है, यानी कि ये क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, यानी कि इसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं। क्या? वलित पर्वत। तो अरावली को हम जोड़ेंगे वलित पर्वत से। फिर जो आपका 4 नंबर पे पूछा गया था, 4 नंबर पे सतपुड़ा का क्या सही मिलान होगा? तो सतपुड़ा जो है यह पर्वत श्रृंखला है नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश। नर्मदा और ताप्ती नदियों के भ्रंश घाटी के बीच एक स्थित एक क्या है? ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा। तो ये मिलान था पूरा, जैसे कि बाएं साइड में दिया गया था काराकोरम, पीर पांजाल, अरावली और सतपुड़ा, और दाहिने साइड में दिया गया था ये K2 गाडविन आस्टीन, लघु हिमालय, अवशिष्ट पर्वत और नर्मदा और ताप्ती नदियां। तो यही इसका सही मिलान था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। काराकोरम का हो जाएगा K2 गाडविन आस्टीन,
पीर पांजाल का हो जाएगा लघु हिमालय, अरावली का हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत यानी कि वलित पर्वत, और सतपुड़ा का हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच के भ्रंश के घाटी यानी कि ब्लॉक पर्वत। यही मिलान करने के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि शैक्षिक मूल्यांकन में किसी परीक्षण की वैधता यानी कि वैलिडिटी का अर्थ क्या होता है। तो वैलिडिटी का मतलब होता है परीक्षण के द्वारा वही मापा जाना जिसका मापन उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मतलब कि अनुसंधान और शिक्षा में दो शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है विश्वसनीयता यानी कि रियलिबिलिटी यानी कि बार बार समान परिणाम देना। दूसरा होता है वैधता यानी कि वैलिडिटी, जिसका उद्देश्य होता है कि जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट बनाया गया है वह उसी चीज को सटीक रूप से मापे। जैसे कि मैथ का टेस्ट मैथ की क्षमता मापे, न कि किसी लैंग्वेज की क्षमता को मापे, यानी कि जिसको जिस तरीके के लिए बनाया गया है वो वही उसका यूज करे। आगे 14वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति लक्ष्य निर्धारण के लिए खुदरा मुद्रा स्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का मुख्य रूप से उपयोग होता है। तो यहाँ 14 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। सीपीआई मतलब कि पहले आरबीआई थोक मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई, पहले आरबीआई थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का उपयोग करता था, लेकिन 2014 में जब उर्जित पटेल समिति की सिफारिश हुई उसके बाद से आरबीआई ने मुद्रा स्फीति यानी कि महंगाई को मापने और मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी तय करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि संयुक्त सीपीआई यानी कि कंबाइंड को अपना मुख्य मापदंड बना लिया। तो यहाँ पे आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्यतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के दायरे में शामिल नहीं होता है। तो नहीं होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग यांत्रिक मशीनरी। आईसीटी में डिजिटल चीजें शामिल होती हैं जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम नेटवर्क। एनालॉग यांत्रिक मशीनों में क्या आता है, जैसे कि पुरानी घड़ियां, भाप के इंजन या मैनुअल टाइपराइटर, ये सब क्या है, ये आपके जो है एनालॉग यांत्रिक मशीनों में आता है। जबकि आधुनिक डिजिटल आईसीटी का ये हिस्सा नहीं होगा। ये क्या है, पुरानी मशीनें हैं, एनालॉग यांत्रिक मशीनें हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि कौन सा पर्यावरण प्रबंधन दृष्टिकोण प्रदूषण उत्पन्न होने के बाद उपचार करने के बजाय स्रोत पर ही उसे रोकने पर बल देता है। तो 16 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पॉल्यूशन प्रिवेंशन अप्रोच, स्रोत पर रोकथाम। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन प्रिवेंशन अप्रोच का अर्थ है कचरा या प्रदूषण पैदा ही न होने देना, जबकि एंड ऑफ पाइप उपचार का मतलब है कि प्रदूषण पहले हो जाए, पाइप से गंदा पानी बाहर आ जाए और फिर उसे साफ किया जाए। तो यहाँ पे आपका पॉल्यूशन प्रिवेंशन अप्रोच, स्रोत पर रोकथाम आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 17वां क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 1950, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें आपका 1, 2, 3, 4 कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये हुआ था आपका 1885 में और पहले अध्यक्ष थे इसके एओ ह्यूम। फिर आपका बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये आपका हुआ था जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये अगस्त 1905, ये अगस्त 1905 यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में ये हुआ था, अगस्त 1905 में हुआ था। जुलाई में आपका बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद से जस्ट 1 महीने के बाद से आपका स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया। उसके बाद से चौथा जो लखनऊ समझौता है ये आपका हुआ था 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये जो कालानुक्रमिक हिसाब से सबसे पहले 1885, उसके बाद से बंगाल विभाजन जुलाई 1905, फिर स्वदेशी आंदोलन अगस्त 1905 और लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बिल्कुल जो है वो सही क्रम होगा। आगे 18वां प्रश्न पूछा गया है कि उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समालोचनात्मक चिंतन और स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। मतलब कि रटना या केवल डिग्री लेना स्कूली स्तर या संकीर्ण सोच हो सकती है, जबकि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का असली उद्देश्य छात्रों में खुद से सोचने, विश्लेषण करने, क्रिटिकल थिंकिंग और स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता विकसित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में प्राथमिक डेटा का स्रोत माना जाता है। तो प्राथमिक डेटा का जो स्रोत माना जाता है ये माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्राप्त उत्तर। देखिए, प्राथमिक डेटा वह होता है जो शोधकर्ता पहली बार खुद जाकर इकट्ठा करता है, जैसे कि फील्ड सर्वे या इंटरव्यू, जबकि जनगणना, सरकारी रिपोर्ट या पहले से प्रकाशित कोई लेख ये द्वितीयक डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है, क्योंकि वे किसी और के द्वारा पहले ही एकत्र किए जा चुके होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न पूछा गया कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग क्रमशः संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। तो यहाँ जो है आपका 20 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, आधिकारिक उत्तर कुंजी में अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192। अर्थात अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति सांसदों यानी कि एमपीज की अयोग्यता पर फैसला निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेते हैं, और अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल विधायकों यानी कि एमएलएज की अयोग्यता पर फैसला निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सांसद के लिए 103 और विधायक के लिए 192। आगे 21 नंबर पर अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का नवीनतम सदस्य देश बना है। तो ये बना है फिनलैंड, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड। 4 अप्रैल 2023 को, कब, 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड आधिकारिक तौर पर नाटो मतलब कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां, कौन सा 31वां सदस्य बना है। 30 सदस्य नाटो में पहले से थे। ध्यान देना है इसमें आपको, स्वीडन जो है वो भी बना है। स्वीडन जो देश है वो आपका 32वां सदस्य बना है। कितना? 32वां सदस्य आपका स्वीडन बना है। 31वां बना है फिनलैंड, ठीक है। लेकिन जो है स्वीडन जो है वो 2024 मार्च 2024 में ये शामिल हुआ है स्वीडन 32वें देश के रूप में, और ये जो है 2023 में 31वां सदस्य बना था फिनलैंड। आगे 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना था, क्योंकि इसके बिना अन्य सभी अधिकार जो है वो अर्थहीन हो जाते हैं। आगे 23वां प्रश्न पूछा गया कि आईसीटी शब्दावली में डीएनएस का पूर्ण नाम क्या है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन DOMAIN, डोमेन नेम सिस्टम SYSTEM सिस्टम। डीएनएस जो है यानी कि डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस इंटरनेट की फोन बुक की तरह काम करता है, और यह इंसानों के द्वारा पढ़े जाने वाले डोमेन नाम, जैसे कि डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है google.com, ये क्या है, ये डोमेन है। क्या है? डोमेन है, डोमेन नेम होता है जिसको कि कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है। ये क्या है? जैसे एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे कि आपका 192.0.1.2.3, ये क्या है? एक विशेष कूट भाषा में एक शब्द होता है जो आपका आईपी एड्रेस होता है। आगे 24वां प्रश्न पूछा गया कि ईमेल पते का कौन सा भाग उस मेल सर्वर की पहचान करता है। तो ये करता है आपका डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किसी भी ईमेल आईडी, जैसे कि मान लीजिए student@gmail.com,
क्या है, तो ये किसी भी ईमेल आईडी जैसे कि student@gmail.com में @ क्या है ये, इसको बोलते हैं @ के बाद का जो हिस्सा होता है, यानी कि ये @ के बाद यानी gmail.com जो है ये क्या है, यह बताता है कि यह ईमेल किस मेल सर्वर, जैसे कि जीमेल का है तो यानी कि आपका ये गूगल का है, वहीं आपका याहू रहता है, yahoo.com, तो यानी कि ईमेल जो है आपका क्या है, ये याहू यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पे है। ठीक है, तो ऐसे होता है। आगे 25वां प्रश्न है कि सूची 1 अनुसंधान विधि को सूची 2 यानी विशेषताओं से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल आंसर विकल्प ही टाइप हुआ है। तो 25 नंबर के प्रश्न में आपका जो है वह आपका ऐतिहासिक विधि अभिलेखों से भूतकाल सर्वेक्षण विधि, बड़ी जनसंख्या से डेटा, प्रयोगात्मक कारण और परिणाम, केस अध्ययन इकाई का गहन अध्ययन हुआ है। यहाँ पे विस्तृत व्याख्या जो होगी उसमें आपका ऐतिहासिक जो है यानी हिस्टोरिकल जो है वो पुराने दस्तावेजों से पास्ट को समझाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए ऐसे दिया गया था जैसे कि ऐतिहासिक, उसके बाद लिखा गया था आपका सर्वेक्षण, उसके बाद लिखा गया था आपका प्रयोगात्मक, उसके बाद लिखा गया था केस स्टडी। अब इसका मिलान ये था, ऐतिहासिक जो होता है ना वो क्या होता है, पुराने दस्तावेजों से पोस्ट को समझना, पुराने दस्तावेजों से पोस्ट को समझना, ठीक है, पोस्ट को समझना। सर्वेक्षण का मतलब क्या है, उसका मिलान कहाँ हुआ था, बड़े ग्रुप से डेटा कलेक्ट करना, यानी कि बड़े ग्रुप से डेटा कलेक्ट करना, ये इसका सही मिलान था। तीसरा प्रयोगात्मक का जो मिलान हुआ था वो हुआ था आपका काज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम स्थापित करना, यानी कि कारण और परिणाम स्थापित करना। और चौथा था केस स्टडी का मिलान हुआ था किसी एक व्यक्ति, संस्था या घटना का गहराई से अध्ययन करना, यानी कि किसी व्यक्ति, संस्था या घटना का गहराई से अध्ययन करना, ये इसका सही मिलान था। ठीक है, तो ऐतिहासिक का मिलान हुआ था पुराने दस्तावेजों से पोस्ट को समझना, सर्वेक्षण का हुआ था बड़े ग्रुप से डेटा कलेक्ट करना, और प्रयोगात्मक का मिलान हुआ था कारण और परिणाम स्थापित करना, और केस स्टडी का मिलान हुआ था किसी व्यक्ति, संस्था, घटना को गहराई से अध्ययन करना। तो ये इसका जो है सही मिलान हुआ था। आगे 26वां प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए कह रहा था कि भारत के राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब कारण दे रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 26 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, अनुच्छेद 74 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होगा,
और राष्ट्रपति उसी की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो एक तरीके से माने तो नगण्य है, और मतलब प्रधानमंत्री जो कहेंगे उसी के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो काम करेंगे। ठीक है, आगे 27वां प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन एक कह रहा था कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। कारण दे रहा है कि उचित अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण। तो यहाँ जो है आपका 27 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। क्यों सही होगा? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य साफ सफाई और कचरा प्रबंधन है। इसका कारण यानी कि लॉजिक यह है कि सही कचरा प्रबंधन से ही बीमारियां कम होंगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसलिए कारण आर पूरी तरीके से अभिकथन ए को सपोर्ट और व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 28वां प्रश्न पूछा गया है कि मानव पर्यावरण अंतःक्रिया की अवधारणा का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? तो सर्वोत्तम अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें मानव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। क्योंकि यह एक टू वे प्रोसेस यानी कि दो प्रकार की प्रोसेस है जिसमें कि मनुष्य अपने विकास के लिए पर्यावरण में बदलाव करता है, जैसे कि पेड़ काटना, बांध बनाना, और बदले में पर्यावरण में होने वाले बदलाव जैसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आना, ये क्या है? मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। तो यानी कि यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी मनुष्य जो नुकसान करेगा प्रकृति का, तो प्रकृति नुकसान करेगी मनुष्य को। आगे 29वां प्रश्न है कि आधुनिक सौर नेबुला के सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के ग्रह मुख्यतः किस प्रक्रिया से बने हैं? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घूर्णनशील प्रोटो प्लानेटरी डिस्क में गैस और धूल के कणों के क्रमिक संचयन से। सौर नेबुला सिद्धांत यानी कि सौर नेबुलर थियरी के अनुसार अरबों साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल, जिसको नेबुला बोला गया, नेबुला था, और गुरुत्वाकर्षण के कारण यह धूल और गैस आपस में यानी कि जुड़ने लगे, और जिससे धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये बातें नेबुला सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट होती हैं। आगे 30वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आपका जीएस में कि कौन सी अवधारणा भारतीय संस्कृति की समन्वित प्रकृति को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपका ऑप्शन नंबर बी, समय के साथ विविध सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय और आत्मसात। क्योंकि भारत की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब मानी जाती है। इसका मतलब है कि ऐतिहासिक रूप से भारत में जो भी विदेशी आए, जैसे कि शक, हूण, मुगल आदि, या जो भी नए विचार पनपे, भारतीय संस्कृति ने उन्हें अलग थलग करने के बजाय अपने में समाहित यानी कि आत्मसात कर लिया और एक मिलीजुली समायोजित संस्कृति का निर्माण किया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं 31 से लेकर के 100 नंबर तक। तो 31 नंबर पे हिंदी में पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह आपका पूछा गया है कि कंकाल उपन्यास किसका है? तो कंकाल जो उपन्यास है वो आपका जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, जो कि कंकाल उपन्यास 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का प्रथम और यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें समाज की खोखली नैतिकता और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया गया है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास जैसे कि तितली और इरावती जो है वो अपूर्ण रह गया, क्योंकि उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। तो जयशंकर प्रसाद का जो कंकाल हो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसके बाद 32वां प्रश्न पूछा गया था कि अशोक के फूल यह निबंध किसका है? तो अशोक के फूल जो निबंध है ये आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध ललित निबंध है और इसमें उन्होंने प्रकृति के माध्यम से भारतीय संस्कृति की मिश्रित यानी कि समन्वित प्रकृति को दर्शाया है कि कैसे आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मेल से मिलाप से भारतीय संस्कृति बनी है। आगे 33वां प्रश्न पूछा गया था कि सहसंवेदनवाद यानी कि संप्रेषणवाद की संज्ञा किसकी है? तो यह है आपका आई.ए. रिचर्ड्स की। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई.ए. रिचर्ड्स ने संप्रेषण का सिद्धांत थियरी ऑफ कम्युनिकेशन दिया था। उनका मानना था कि एक कवि का अनुभव पाठकों तक उसी रूप में पहुंचना चाहिए जैसा संप्रेषित होनी चाहिए। आगे 34वां प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया था? तो ये किया था क्रोचे ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम था बेनेदेत्तो क्रोचे। क्या नाम था इनका?
बेने बेनेदेत्तो बेनेदेत्तो क्रोचे इनका पूरा नाम था। बेनेदेत्तो क्रोचे इटली के विद्वान थे। कहाँ के थे ये? इटली देश के विद्वान थे, जिन्होंने अभिव्यंजनावाद यानी कि एक्सप्रेशनिज्म का सिद्धांत दिया। वे मानते थे कि कला जो है वो अंतः प्रज्ञा यानी कि इंट्यूशन की सहज अभिव्यक्ति है। आगे 35वां प्रश्न पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि इसमें ऐतिहासिक परिवेश के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना का रूपांकन किया गया है। तो 35 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 मतलब कि पुनर्नवा में द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक परिवेश का सहारा लेकर भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। इतिहास का उपयोग केवल घटनाओं के पुनः निर्माण के लिए और तिलिस्मी परंपरा वाले कथन इसके संदर्भ में जो है वो क्या है? बिल्कुल गलत कथन है। तो 1 और 4 जो कथन है वो आपका इसमें सही है। आगे 36वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? तो छायावादी जो कवि हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद, स्मितानंदन पंत और महादेवी वर्मा। क्योंकि हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। इसमें निराला जी छूट रहे हैं, तो निराला जी तो ये 4 लोग जो थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये जो है छायावादी कवि थे। आगे 37वां प्रश्न पूछा गया था कि सूची 1 काल को सूची 2 समय से मिलान करना था। वीरगाथा काल जो है यह था आपका, वीरगाथा काल कब से कब तक था? इसमें प्रश्न पूछा गया था कि आप प्रश्न में इसमें मिलान समय दिया गया था आपका 1050 से लेकर के 1375 तक। 38वां प्रश्न दिया गया था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन एक कह रहा था कि लोनजाइनस ने उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। कारण कह रहा है कि लोनजाइनस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद प्रदान करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों? देखिए, लोनजाइनस के अनुसार उदात्त काव्य को महान बनाता है। यद्यपि श्रेष्ठ काव्य आनंद देता है, लेकिन आर सत्य है। लेकिन उदात्त का मुख्य कार्य केवल आनंद देना नहीं है, बल्कि श्रोता यानी पाठक को सम्मोहित कर देना है। इसलिए आर जो है वह ए की पूर्ण व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 39वां प्रश्न पूछा गया था कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस कृति का संपादन और प्रकाशन महात्मा गांधी के हरिजन पत्र के आदर्शों से प्रभावित होकर किया गया था। क्यों? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उग्र जी की प्रकृति जो है वो विद्रोही प्रवृत्ति थी और उनकी यह आत्मकथा 1960 के समय में अत्यंत बेबाक और यथार्थवादी थी। इसका गांधी जी के हरिजन पत्र के आदर्शों से कोई संबंध नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है? तो वैज्ञानिक विशेषता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिपि में स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता। देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक है, क्योंकि इसमें उच्चारण स्थानों में जैसे कि कंठ, तालव्य आदि सभी आते हैं और इसी के आधार पर स्वरों और व्यंजनों को अत्यंत व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में रखा गया है। आगे 41वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने तथा उसके क्रमिक विकास हेतु किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा घोषित करते हुए अंग्रेजी के सीमित काल तक स का प्रयोग। मतलब कि हिंदी को राजभाषा घोषित करते हुए अंग्रेजी के सीमित काल तक स प्रयोग और उसके विकास हेतु निर्देश दिए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन साथ ही शुरुआत में 15 वर्षों तक यानी कि 1965 तक के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में जारी रखने की व्यवस्था भी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 42वां प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वर्धा में कौन सी समिति कार्यरत है? तो वर्धा में समिति है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। 1936 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
वर्धा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना था। आगे 43वां प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए कह रहा है कि रमेश चंद्र शाह का आलोचना कर्म, इतिहास, चिंतन, परंपरा और संस्कृति का भरा पूरा संसार है। कारण आर दे रहा है कि शाह के पास अपने ढंग का मूल्य विवेक है। तो यहाँ 43 नंबर के 43 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि रमेश चंद्र शाह एक प्रतिष्ठित आलोचक है। उनकी आलोचना में इतिहास, परंपरा और संस्कृति का गहरा बोध है, क्योंकि उनके पास अपने मौलिक जीवन मूल्य और विवेकशीलता है। इसलिए कारण और कथन जो है बिल्कुल सही पुष्टि करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे 44वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों मिलान करने वाले में जो है मैं आपको बता देता हूं कैसे मिलान करना था। इसमें जो है सही मिलान हुआ था आपका सरदार पूर्ण सिंह का जो संबंध था, सरदार पूर्ण सिंह ने जो लिखे हैं ग्रंथ, सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा था आचरण की सभ्यता, आपने पढ़ा होगा, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का था। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी का था, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध था श्रद्धा और भक्ति, ये रामचंद्र शुक्ल जी का था। ठीक, 45वां प्रश्न पूछा गया था रचनाकार और उनकी रचना को मिलान करना है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ध्रुगवाल और धूमिल का। तो यहाँ सही मिलान जो है वह आपका नागार्जुन का था। बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन का था बादल को घिरते देखा। धूमिल जो है इनका था संसद से सड़क तक। दोस्तों मिलान वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से जो है वो दिक्कत कर रहे हैं, तो मिलान वाले जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दे रहा हूं। बाकी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हमको अगर आप लोग भेज देते हैं तो मैं आपको मिलान वाले सारे क्वेश्चन को भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला 46वां प्रश्न पूछा गया था कि प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की ओर वैचारिक बदलाव के संबंध में कौन सा कथन सही था। तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा और सामाजिक यथार्थवाद से गहराई से प्रभावित था, क्योंकि प्रगतिवाद समाज वर्ग संघर्ष को केंद्र में रखता है। मार्क्सवाद जबकि अज्ञे द्वारा प्रवर्तित प्रयोगवाद 1943 व्यक्ति के निजी तत्व, कुंठा और काव्य शिल्प, भाषा, प्रतीक में नए प्रयोगों पर बल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे 47वां प्रश्न पूछा गया था कि इन कहानियों के शिल्प और विचारधारा के संदर्भ में कथन कौन सा सत्य है। तो यहाँ सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुनिया का अनमोल रतन में प्रेमचंद्र ने देशभक्ति को ईश्वरीय प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया है। दुनिया का अनमोल रतन सोजे वतन में प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि देश की रक्षा के लिए बहाया गया खून का आखिरी कतरा ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। 48वां प्रश्न पूछा गया था कि मन रे परसी हरि के चरण, सुगम शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, यह पद किसका है। यह पद था आपका मीराबाई का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह मीराबाई का एक प्रसिद्ध भजन है जिसमें वे अपने मन को भगवान कृष्ण के कोमल और शांतिदायी चरणों की वंदना करने का उपदेश दे रही हैं। 49वां प्रश्न है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए फोनेटिक कीबोर्ड का मुख्य आधार क्या है। मुख्य आधार है उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों का साम्य। फोनेटिक टाइपिंग में हम जैसे बोलते हैं वैसा ही अंग्रेजी कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। जैसे के दबाने पर क टाइप होता है, यह ध्वनियों यानी उच्चारण की समानता पर काम करता है। 50वां प्रश्न है कि तुलनात्मक आलोचना का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका पद्य सिंह शर्मा। पद्य सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी के कवि सादी की तुलना करके हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचन कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म की नींव रखी थी पद्य सिंह शर्मा ने। आगे
51 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मेरा परिवार इस रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। मेरा परिवार जो है ये आपका 1972 ईस्वी में महादेवी वर्मा का सुप्रसिद्ध संस्मरण यानी कि रेखाचित्र संग्रह था, जिसमें उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों जैसे कि नीलकंठ, मोर, गिल्लू, गिलहरी, इन सभी का बहुत मार्मिक चित्रण किया था महादेवी वर्मा ने। आगे 52 नंबर पर प्रश्न पूछा गया कि विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा विधा का प्रकार कौन सा है? तो आवारा मसीहा जो है ये आपका क्या था? जीवनी था, बायोग्राफी था। यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित एक बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमाणिक और बहुचर्चित जीवनी है आवारा मसीहा। अगला 53 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ यूनिकोड के बारे में प्रसिद्ध है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यूनिकोड एक यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग होता है। हर अक्षर को एक विशिष्ट नंबर यानी कोड देता है, चाहे कोई भी डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउजर हो। इसी कारण आज मोबाइल और कंप्यूटर जो है वो हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में बिना फॉन्ट को टूटे पढ़ी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 54 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास और राजभाषा संबंधी नीतियों के निर्माण हेतु किन अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए 344 का भाग 1 और 351। 344 के भाग 1 राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग बनाने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ यानी कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं। 55 नंबर पर अगला प्रश्न है कि विरोधाभास को काव्य की भाषिक संरचना किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है ब्रुक्स ने, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्लेनेथ ब्रुक्स। नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म के प्रमुख आलोचक क्लिथ ब्रुक्स ने अपनी पुस्तक द वेल राउट अर्न में लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स का सिद्धांत दिया था। इसमें कविता की भाषा मूलतः जो है वो विरोधाभासी हुआ करती थी। तो ब्रुक्स आपका करेक्ट हो जाएंगे। 56 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें आपका 1 और 3 कथन जो है वो आपके सही थे। भारतेंदु का अंधेर नगरी प्रहसन यानी कि हास्य व्यंग है जो तत्कालीन अंग्रेजी न्याय व्यवस्था और अंधी शासन प्रणाली पर चोट मारता है। इसमें टके शेरबाजी आर्थिक समानता नहीं बल्कि मूर्खतापूर्ण व्यवस्था जहां गुण और दोष का भेद नहीं होने को दर्शाती है। तो 1 और 3 जो कथन है वो आपका इसमें सही माना गया है। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद लिखित कामायनी कितने सर्गों में विभाजित है? तो ये टोटल 15 सर्गों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी जो है आपका 1935 ईस्वी में कुल 15 सर्ग में लिखा गया था, जिसका पहला सर्ग था आपका चिंता, पहला सर्ग था इसका चिंता और 15वां सर्ग था अंतिम सर्ग आनंद। ठीक है। 58 नंबर अगला प्रश्न पूछा गया था गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है? तो टोटल 7 कांडों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा था। पहला था बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां और आखिरी है आपका उत्तर कांड। नेक्स्ट आगे 59 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए सिद्धांत प्लेटो, अरस्तु, कार्बीज, लोंजाइनस। तो यहाँ जो है आपका प्लेटो का जो संबंध था, प्लेटो इनका था अनुकरण, अरस्तु का था आपका विरेचन, कालरीज का था कल्पना और लोंजाइनस का था
उदात्त, ये सही मिलान हुआ था। ठीक है, आगे 60 नंबर अगला प्रश्न है कि इन उपन्यासों के वर्ण विषय के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है, यानी गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका बंटी में पारिवारिक विघटन के बीच बाल मनोविज्ञान की तुलना में राजनीति की प्रधानता दी गई है, क्योंकि आपका बंटी जो है वो जो एक मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी का आपका बंटी जो है विशुद्ध रूप से माता पिता के तलाक यानी कि पारिवारिक विघटन के कारण एक बच्चे के बाल मनोविज्ञान पर पड़ने वाले आघात की कहानी है। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है आगे अगला 61 नंबर प्रश्न है कि भारत में हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भारत में हिंदी जो है ये आपका भारोपी परिवार की भाषा है, इंडो यूरोपियन। हिंदी भारोपी भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य शाखा की भाषा है। भारत की अधिकांश उत्तरी भाषाएं इसी परिवार के हिस्सा है, भारोपी परिवार की। आगे 62 नंबर पे अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए रचना और रचनाकार। तो यहाँ पे जो है चिदम्बरा जो है ये किसकी रचना है, मैं यहाँ पे सब लिख देता हूँ। चिदम्बरा जो रचना है ये किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है, पंत जी की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी रचना है आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर। संपूर्ण साहित्य और यामा किसका था, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये जो है सभी मिलान ऐसे हुए थे। इन तीनों ही कृतियों पर इन रचनाकारों को हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं तीनों को मिला था, तो यही तीनों जो है वो सही मिलान आपके हुए थे। आगे 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था फिर से सुमेलित। दोस्तों सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन पूछा गया ना वही मिस्टेक हो रहा है। तो इसके लिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मुझे किसी भी भाई ने किसी दोस्त ने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं सेंड किया है। अगर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आप लोग अगेन मुझे सेंड कर दें तो मैं आपको पुनः एक बार जो है और अच्छे से जितने सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा सकता हूँ। फिर भी मैंने जो पेपर पाया है उस पेपर से आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ टाइप करके। जो पेपर हमको मिला था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है दोस्तों, संरचनावाद का जो मिलान हुआ था, संरचनावाद का जो मिलान हुआ था फर्डिनांड से हुआ था। फर्डिनांड डी सस्योर। उसके बाद विखंडनवाद का मिलान हुआ था जॉक देरिदा। ठीक है, सस्योर ने भाषा विज्ञान में संरचनावाद की नींव रखी थी और जॉक देरिदा ने पाठ यानी टेक्स्ट के अर्थ की अस्थिरता को सिद्ध करने के लिए विखंडनवाद की संरचना दी थी। यानी आपका ये दोनों मिलान सही हुआ था। आगे 64 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सामनाथ किस कहानी का पात्र है। तो सामनाथ जो है वो चीफ की दावत, ऑप्शन नंबर डी, चीफ की दावत यह भीष्म साहनी की एक बहुत चर्चित यथार्थवादी कहानी है। सामनाथ अपनी पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए अपने घर आए चीफ को खुश करने हेतु अपनी ही बूढ़ी माँ को एक वस्तु की तरह प्रदर्शित करता है। 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूषण के ग्रंथ कौन से हैं। तो भूषण जी के जो ग्रंथ हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और दूषण उल्लास। रीतिकाल के एकमात्र वीर रस के कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी के पराक्रम पर शिवा बावनी लिखा था और महाराजा छत्रसाल पर छत्रसाल दशक लिखा था। आगे 66 नंबर फिर से सुमेलित करने वाला दिया गया था। सुमेलित करने में आपका बंगदूत जो है ये 1829 में, प्रजामित्र आपका जो है
1834 में, यही सही मिलान हुआ था। बंगदूत राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता से निकाला गया था, जो हिंदी सहित 4 भाषाओं में छपता था। आगे 67वां प्रश्न था शिवा बावनी कृति किसकी है? तो शिवा बावनी जो है वो किसका था? भूषण जी का था। इसमें 52 क्या थे? 52 कवित्वों में शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण किंतु ओजस्वी वर्णन किया गया है शिवा बावनी में। 68वां प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों का कालानुक्रमिक सही अनुक्रम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम शर्मा शंकर का जो है वो 1859 ईस्वी में, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी में, रामचरित उपाध्याय जी का है 1872 का समय, और मैथिली शरण गुप्त जी का है 1886। तो ये इनका सही कालानुक्रम है। 1859 नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, रामचरित उपाध्याय 1872 और मैथिली शरण गुप्त 1886। आगे 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सुमेलित कीजिए पंक्तियां और कवि। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, तो यहां जो है गुरु गोविंद दोऊ खड़े में यह है किसका है? कबीरदास जी की है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े कबीरदास जी के। अब कैसे छूटे राम नाम, ये किसका है? संत रैदास का है, संत रैदास। तो कबीर ने गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ बताया है, जबकि रैदास ने ईश्वर से अपने अटूट संबंध की बात कही है। ठीक है, यही बातें थी। आगे 70 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य किसने लिखा है? तो ये निर्मल वर्मा ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। यह निर्मल वर्मा का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत यानी कि ट्रैवल की कहानी है, जिसमें यात्रा पे गए थे, जिसमें उनके यूरोप प्रवास के संस्मरण को दर्शाया गया है। 71 है कृतिलता और कृतिपता का, यह रचनाएं किसकी है? तो ये विद्यापति की है, ऑप्शन नंबर ए। आदिकाल के कवि विद्यापति ने ये दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में, किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में लिखी थी। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह और कीर्तिपताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है विद्यापति जी के द्वारा। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, राजा जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में कर्नेलिया का चरित्र कैसा था? तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है और आर असत्य है। देखिए, कर्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री, कर्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री थी, जो भारत भूमि से प्रेम करती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, वह चंद्रगुप्त से विवाह करती है और भारत में ही रह जाती है, यूनान वापस नहीं लौटती है, इसलिए कारण आर जो है वो आपका असत्य हो जाता है। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल जो है ये आपका 1954 ईस्वी में हिंदी का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की ये पूरी कथा थी, मैला आंचल। 74 में अगला प्रश्न पूछा गया है सुमेलित करने वाला। तो इसमें जो है अज्ञात से भामह, अज्ञात से भामह तक का सही मिलान दिया गया था। तो यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र के विकास क्रम में प्रारंभिक चिंतन को अज्ञात काल से लेकर के आचार्य भामा यानी कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक तक वो माना गया था। आगे 75 में अगला प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिकता बोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ जो कथन दिए गए थे उसमें सभी कथन सही थे, 1 2 3 4, क्योंकि वापसी जो है गजाधर बाबू के रिटायरमेंट के बाद घर में अजनबी होने की कथा है, परिंदे अकेलेपन की कथा है, दिल्ली में एक मौत महानगरी संवेदनहीनता दिखाती है, और मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी है। तो सभी जो है वो बिल्कुल तथ्य सर्वथा शुद्ध हैं, सत्य हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे 76 नंबर अगला प्रश्न पूछा गया था कि महाभारत के 18वें दिन के बाद घटनाओं का वर्णन किस नाटक में है? तो इसका है आपका अंधा युग, ऑप्शन नंबर ए।
धर्मवीर भारती का यह गीति नाट्य है जो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन से शुरू होकर कृष्ण की मृत्यु तक की घटनाओं के माध्यम से आधुनिक मानव के युद्ध बोध और मूल्य विघटन को दर्शाता है। 77 नंबर अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुधियां उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है। तो ये है आपका संस्मरण, ऑप्शन नंबर सी। यह विष्णुकांत शास्त्री जी का एक प्रसिद्ध संस्मरण ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कई साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोया है। 78 नंबर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नाटककार भारतेंदु युग के हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर पर अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए कह रहा है कि नागरिक पंचायती सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, ऐसे करके दो कथन और दिए गए थे, कारण आर दिया गया था। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए असत्य है, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सत्य है। क्यों? क्योंकि 1893 में काशी यानी कि वाराणसी में स्थापित नागरिक प्रचारणी सभा का उद्देश्य हिंदी का राजनीतिकरण नहीं करना था, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा। कथन ए गलत हो जाएगा, बल्कि हिंदी भाषा की वैज्ञानिक सिद्ध करना, पुरानी हस्तलिखित पोथियों की खोज और देवनागरी लिपि का प्रचार करना था। तो यहाँ पे आर जो कथन सत्य है वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन आर जो है यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है। 80 नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए कह रहा था कि अहिंसा मानव जीवन का मूल धर्म है। तो यहाँ पे जो है आपका कारण जो है वो टाइप नहीं हुआ है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि पेपर में दिखाई नहीं दे रहा था साफ साफ। लेकिन आंसर में आपको ऑफिशियल आंसर की जो दिया गया है उसमें मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन जो है वो सामान्य नैतिक सत्य है, अहिंसा मानव का धर्म है। कारण बताता है कि गांधी जी रस्किन से प्रभावित थे, दोनों बातें सच हैं, लेकिन रस्किन से प्रभावित होना अहिंसा के मूल धर्म होने का दार्शनिक कारण व्याख्या नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ए और आर दोनों कथन जो है वो कथन और कारण सही होंगे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 81 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चतुरसेन शास्त्री की है। तो यहाँ जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली की नगरवधु। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का यह एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है जो बौद्धकालीन भारत और प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली के जीवन पर आधारित थी। 82 कह रहा था कि सुमेलित करना है। सुमेलित वाले में आपका राम की शक्ति पूजा जो है वो आपका किसका था, निराला। उसके बाद दीपशिखा महादेवी वर्मा। इसके बाद आपका मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल का था। तो इस तरीके से ये मिलान दिया गया था। मिलान वाले क्वेश्चन थोड़े से मिस्टेक हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो पूरी टाइपिंग नहीं हो पाई है। अगला जो है आपका नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह दोहा बिहारी लाल ने किस राजा के पास भिजवाया था। तो यह भिजवाया था आपका महाराजा जयसिंह के पास। रीतिकालीन कवि बिहारी ने आमेर के राजा जयसिंह को यह व्यंग तब भेजा था जब वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में राजकाज भूल गए थे, और इस दोहे को पढ़कर राजा तुरंत कर्तव्य पथ पर लौट आए थे। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अस्क के किस नाटक में यांत्रिक नियमबद्धता के विरुद्ध विद्रोह की भावना व्यक्त हुई थी। तो ये अंजू दीदी, ऑप्शन नंबर सी। उपेंद्र नाथ अस्क के इस नाटक में नायिका अंजू दीदी अनुशासन और समय की इतनी पाबंद है कि वह पूरे परिवार को एक मशीन यानी कि यांत्रिक नियमबद्धता बना देती है। इससे परिवार में घुटन और विद्रोह जन्म लेता है। 85 कह रहा था कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने बतलाई है। तो ये कुंतक ने बताया है, ऑप्शन नंबर डी। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्र यानी कि टेढ़ी चमत्कारपूर्ण उक्ति को ही काव्य की आत्मा माना था कुंतक ने। 86 कह रहा है कि बदिउजमा की छठा तंत्र रचनाओं में किस शैली का यथेष्ट प्रयोग हुआ है। तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, फैंटेसी में। बदिउजमा के इस उपन्यास में यथार्थ को एक जादुई यानी कि फैंटेसी आवरण में प्रस्तुत किया गया है ताकि दफ्तरशाही और व्यवस्था के खोखलेपन को उकेरा जा सके। आगे 87 कह रहा था कि इन कहानियों के पात्रों के अंतर्द्वंद और कहानी के मूल दर्शन के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण करना है।
तो कथन जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1, 3 और 4 तीनों कथन सही होंगे। उसने कहा था हिंदी की पहली श्रेष्ठ फ्लैशबैक कहानी है, कथन 1 सही होगा। पत्नी में स्त्री की मुख वेदना है, कथन 3। लहना सिंह का बलिदान रोमानी आदर्शवाद है, कथन 4 में आकाशदीप का है। आकाशदीप का कथन 2 जो है वो आपका गलत होगा, क्योंकि चंपा बुद्धगुप्त से घृणा और प्रेम दोनों करती है, पर अंत में लोक कल्याण के लिए द्वीप पर ही रुक जाती है। तो 1, 3 और 4 जो कथन है वो इसमें सही हुए हैं। 88 कह रहा था कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है अमीर खुसरो की। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की यह प्रसिद्ध पहेली है। थाल का अर्थ होता है आसमान और मोती का अर्थ होता है तारा। आगे 89 कह रहा था कि सुमेलित करना है। तो 89 में दोस्तों आपका अनुप्रास में क्या होता है? समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द के प्रसंगानुसार कई शब्द आते हैं। उपमा में किसी भी चीज की उपमा दी जाती है। और यमक में क्या होता है? एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। 90 कह रहा था कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो है वो आपके 8 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन सहित कुल 8 कारक होते हैं। आगे 91 कह रहा था कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे पंडित सदानंद सनवाल, ऑप्शन नंबर सी। अल्मोड़ा अखबार जो है वो 1871 में उत्तराखंड कुमाऊं से निकलने वाला एक प्रमुख पत्र था, जिससे सदानंद सनवाल, बुद्धिवल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे जैसे दिग्गज जो है इस अखबार से जुड़े हुए थे। 92 कह रहा था कि सुमेलित करना है। तो इसमें बालमुकुंद गुप्त जो है वह आपके शिव शंभू के चिट्ठे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, ऐसे ही मिलान हुआ था। ठीक है। 93 कह रहा था फिर से सुमेलित करना था इसमें। तो इसमें जो है देवराज अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज, इसमें जो रचनाएं और डायरी में देवराज का जो उपन्यास है वो था अजय की डायरी। डॉक्टर देवराज का यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसे डायरी शैली में लिखा गया है। यह विश्वविद्यालयी परिवेश की प्रेम और कुंठा को दर्शाती है। तो इसमें ए का जो है ना वो आपका देवराज का उपन्यास ये डायरी शैली में लिखा गया था। 94 कह रहा था कि सुमेलित करना है। फिर से जितने सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है वही मिस्टेक हुए हैं दोस्तों, मतलब यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया है ठीक से, पेपर सही से नहीं मिल पाया था। तो 94 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो है गोपाल राम गहमरी का लंका यात्रा का विवरण। गोपाल राम गहमरी का लंका यात्रा का विवरण था। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक गोपाल राम गहमरी ने यह प्रारंभिक यात्रा वृत्तांत लिखा था। 95 पूछा गया है कि भारतीय लिपियों के विकास के संदर्भ में जॉर्ज ब्यूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये उत्तरी सामी सेमेटिक लिपि से मानी जाती है, उत्तरी सामी लिपि से। पश्चिमी विद्वान जॉर्ज ब्यूलर ने तर्क दिया था कि भारत की ब्राह्मी लिपि का विकास मध्य पूर्व की सीमा लिपियों से हुआ है, हालांकि भारतीय विद्वान इसे स्वदेशी मानते हैं। 96 कह रहा था कि 1715 ईस्वी में डच भाषा में हिंदुस्तानी का व्याकरण किस विद्वान द्वारा लिखा गया था? तो यह हिंदी लिखा गया था जे केटलर। यह हिंदी यानी कि हिंदुस्तानी का पहला ज्ञात व्याकरण माना जाता है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी केटलर ने लगभग 1715 में यह लिखा था डच भाषा में। आगे 97 कह रहा था कि मुंशी प्रेमचंद जी का साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसने लिया था? तो ये लिया था बनारसी दास चतुर्वेदी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रेमचंद का विशेष साक्षात्कार इंटरव्यू लिया था, जो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रेमचंद के साहित्य और विचारों पर प्रकाश डाला गया है। 98 कह रहा था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, इसी प्रकार कथन बी भी दिया गया था। इसमें सी सही हुआ है, ए सत्य है और आर जो है वो आपका सत्य हुआ है, क्योंकि कबीर का दोहा सत्य है कि केवल पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। कारण आर गलत इसलिए हुआ है क्योंकि कबीर के ढाई आकर प्रेम का मतलब
सचमुच 2.5 अक्षर पढ़ना नहीं होता है, बल्कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और अनुभूति होना होता है। 99 कह रहा था कि हिंदी की कहानी के विकास के संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब मनाता है? तो ये मनाता है आपका सन 1900। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत करने वाली युग प्रवर्तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से शुरू हुआ था और 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे। 100 नंबर पे आपका आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां कौन सी हैं? तो ये कृतियां हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, रेणुका, सामधेनी, हुंकार और बापू। ध्यान देना है इसमें, रेणुका, सामधेनी और हुंकार राष्ट्रकवि दिनकर की रचनाएं हैं। बापू जो नाम है, बापू नाम की प्रसिद्ध काव्य कृति सियाराम शरण गुप्त की है। यद्यपि दिनकर ने भी बापू नाम से एक खंड काव्य लिखा है, इसलिए आयोग ने इसे सही माना है। तो छात्रों को यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने यूपीएचईएससी के द्वारा जो 18 अप्रैल 2026 को सेकंड शिफ्ट में हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा के सभी 100 प्रश्नों को देखा है। और जो आंसर मैंने बताए हैं वो आपके आयोग के द्वारा ऑफिशियल जो आंसर की जारी किए गए हैं, उसी आंसर की के हिसाब से मैंने आपको सारे प्रश्न का उत्तर दिया है। दोस्तों कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत